20 मार्च 2009 की शांत शुक्रवार रात ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न एयरपोर्ट पर सब कुछ बिल्कुल स्थिर था। ठंडी हवा बह रही थी, आसमान बिना बादलों के साफ था और रनवे अपनी खामोशी में सोया हुआ लग रहा था। इसी शांति के बीच एमिरेट्स फ्लाइट 407 अपनी 14 घंटे लंबी दुबई की उड़ान के लिए तैयार खड़ी थी। इस उड़ान को पूरा करने के लिए लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। अंदर 257 यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और 18 क्रू मेंबर्स अंतिम तैयारियां पूरी कर रहे थे। इस यात्रा के लिए एमिरेट्स ने एयरबस A340 नाम का बड़ा 4 इंजन वाला विमान लगाया था। ये बहुत लंबी दूरी की उड़ानों के लिए बनाया गया है। इतनी लंबी यात्रा होने की वजह से इस फ्लाइट में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 पायलट थे। 2 पायलट टेक ऑफ और लैंडिंग संभालते और बाकी 2 बीच रास्ते में कंट्रोल लेते ताकि मुख्य पायलट थोड़ा आराम कर सके। एमिरेट्स का नियम है कि राहत देने वाले पायलट यानी रिलीफ क्रू सिर्फ उड़ान के बीच में ही नहीं बल्कि टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले भी कॉकपिट में मौजूद रहे ताकि किसी भी अहम पल में एक और नजर बनी रहे। लेकिन आज रात सारी तैयारियों और 4 पायलट होने के बावजूद कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जैसे ही आखिरी बैग चढ़ाया गया और केबिन तैयार हो गया, कॉकपिट में काम तेज होने लगा। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर अपने जरूरी प्री फ्लाइट चेक्स कर रहे थे। दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे। उनके पास 8000 से भी ज्यादा घंटों की उड़ान का अनुभव था। उन्होंने एयरबस A340 पर हजारों घंटे उड़ाया था और A330 जैसे लगभग मिलते जुलते विमान पर भी काफी उड़ान भरी थी। इसीलिए देखने में यह उड़ान उनके लिए आसान लग रही थी। लेकिन इसी A330 के अनुभव की वजह से आज रात वे एक ऐसी गलती करने वाले थे जिसे वे समय रहते पहचान नहीं पाए, क्योंकि A330 और A340 में कंट्रोल का एक छोटा सा फर्क था और वही फर्क बाद में बेहद खतरनाक साबित होने वाला था। उस समय कॉकपिट में भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। 2 पायलट, 2 ग्राउंड इंजीनियर और रिलीफ कैप्टन, कुल 5 लोग। जगह कम होने की वजह से रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर को कॉकपिट के बाहर आगे की छोटी जगह यानी गैली में खड़ा रहना पड़ा जब तक इंजीनियर अपना काम पूरा नहीं कर लेते। अंदर कप्तान, फर्स्ट ऑफिसर और इंजीनियर बातें करते हुए अपने चेक्स कर रहे थे। माहौल बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन यही भीड़, यही थोड़ी सी ध्यान भटकना और कंट्रोल का यही छोटा सा फर्क कुछ ही मिनटों में इस उड़ान को इतिहास के सबसे खतरनाक टेक ऑफ हादसों में बदलने वाला था। यहीं पर फर्स्ट ऑफिसर से एक छोटी लेकिन बेहद गंभीर गलती हो गई। ये गलती तब हुई जब उसने विमान का कुल वजन यानी ग्रॉस वेट इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग या EFB में डालना शुरू किया। EFB असल में एक टैबलेट जैसा होता है जिसमें पायलट टेक ऑफ से पहले सभी जरूरी गणित करते हैं, जैसे वजन कितना है, कौन सा फ्लैप एंगल चाहिए, इंजनों को कितनी थ्रस्ट देनी है, रनवे कितना लंबा है, किस स्पीड पर विमान उठेगा, इंजन को कितनी पावर देनी होगी, सब कुछ। इसे ऐसे समझो जैसे पायलट का पर्सनल कैलकुलेटर। जब EFB कैलकुलेशन पूरी कर देता है तो वही नंबर विमान के फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में डाले जाते हैं। FMC को आप विमान का दिमाग मान सकते हो, जो टेक ऑफ और उड़ान के दौरान वही करता है जो इसमें डाला गया डेटा उसे बताता है। समस्या यह थी कि फर्स्ट ऑफिसर ने विमान का वजन गलत टाइप कर दिया था। विमान का असली वजन लगभग 362 टन था, लेकिन सिस्टम में सिर्फ 262 टन लिखा गया, यानी पूरे 100 टन कम। और इसी छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। कंप्यूटर ने अब सब कुछ गलत तरीके से कैलकुलेट कर लिया। उसने माना कि इंजनों को कम पावर चाहिए, फ्लैप्स कम खोलने हैं और टेक ऑफ की स्पीड भी असली जरूरत से कम है। यानी विमान को उड़ाने के लिए जितनी ताकत, लिफ्ट और स्पीड चाहिए थी, कंप्यूटर ने सब कुछ कम आंक लिया। इसे ऐसे समझो जैसे आपकी बाइक पर अकेले बैठे हैं तो हल्का एक्सेलरेटर देकर भी वह चल पड़ेगी, लेकिन अगर अचानक 2 और लोग बैठ जाएं और आप वही हल्का एक्सेलरेटर दें तो बाइक मुश्किल से चलेगी और गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। वही हाल प्लेन का होता है जब वजन गलत डाल दिया जाए। विमान भारी होता है लेकिन सिस्टम उसे हल्का मानकर कम पावर और गलत स्पीड बताता है। टेक ऑफ की पूरी फिजिक्स गड़बड़ा चुकी थी। कैप्टन ने EFB उठाया और फर्स्ट ऑफिसर द्वारा डाले गए नंबर चेक करना शुरू किए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तभी कॉकपिट में बैठे एक तीसरे व्यक्ति की बात ने कैप्टन का ध्यान भटका दिया। वह उसकी बात सुनने और जवाब देने में लग गया और चेक अधूरा ही रह गया। अगर कैप्टन कुछ सेकंड बाद भी वापस आकर चेक पूरा कर लेता तो उसे तुरंत दिख जाता कि फर्स्ट ऑफिसर ने विमान का वजन गलत टाइप कर दिया और उसी गलत वजन पर EFB ने टेक ऑफ के लिए जरूरी सारी कैलकुलेशंस निकाल दी थी, जो अब बिल्कुल गलत थी। कैप्टन ने बिना शक किए
इसीलिए वही गलत नंबर FMC में डाल दिए और अब विमान भी उसी गलत डेटा पर भरोसा कर रहा था। उधर 257 यात्री आराम से बैठे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि कॉकपिट में एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक धीरे धीरे एक गंभीर खतरे में बदल रही है। एमिरेट्स फ्लाइट 407 को गेट से पीछे धकेला गया। यह समय से 7 मिनट पहले था। विमान अभी रनवे तक पहुंचा भी नहीं था, लेकिन गलत वजन और गलत कैलकुलेशंस पहले ही सिस्टम में दर्ज की जा चुकी थीं और इसी गलत डेटा का असर आगे पूरे फ्लाइट पर पड़ने वाला था। 4 रोल्स रॉयस इंजन शुरू हुए और बड़ा सा एयरबस A340 धीरे धीरे मेलबर्न की रनवे 16 की ओर टैक्सी करने लगा। उस दिन उड़ान फर्स्ट ऑफिसर कर रहे थे, जबकि कैप्टन चेकलिस्ट ध्यान से पूरा कर रहे थे। टैक्सी के दौरान पायलटों ने फ्लैप्स को पहली सेटिंग पर लगाया। सामान्य रूप से भारी विमान को उड़ाने के लिए फ्लैप्स दूसरी या तीसरी सेटिंग पर लगाए जाते हैं ताकि ज्यादा लिफ्ट मिले और विमान आसानी से ऊपर उठ सके। पहली सेटिंग कम लिफ्ट देती है और इतने भारी विमान के लिए यह टेक ऑफ को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। कुछ देर बाद फर्स्ट ऑफिसर ने थ्रस्ट लीवर्स आगे बढ़ाए। क्योंकि इंजन कम पावर पर थे, इसलिए विमान धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा था। वैसे भी एयरबस A340 एक ऐसा विमान है जो टेक ऑफ के समय थोड़ा धीमा और भारी महसूस होता है। इसीलिए पायलटों को शुरुआती धीमी रफ्तार बिल्कुल भी असामान्य नहीं लगी। उन्हें लगा सब कुछ सामान्य चल रहा है, जबकि असली समस्या चुपचाप अपनी जगह मौजूद थी। विमान पूरी रफ्तार से रनवे पर दौड़ रहा था। कैप्टन ने तेज आवाज में कहा, 100 नॉट। अब विमान उस स्पीड पर पहुंच चुका था जहां से टेक ऑफ रोकना लगभग नामुमकिन होता है। इस स्पीड के बाद ब्रेक लगाना मतलब रनवे से बाहर निकलने का खतरा, यानी अब टेक ऑफ रोका नहीं जा सकता था जब तक सामने कोई बहुत बड़ा खतरा ना आ जाए। विमान और तेज हुआ। रनवे की बीच वाली लाइट्स पर नोज व्हील की धक 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 और तेज सुनाई देने लगी। कुछ ही सेकंड में विमान V1 स्पीड पर पहुंच गया, यानी अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। अब चाहे कुछ भी हो, टेक ऑफ रद्द नहीं किया जा सकता था। इसके तुरंत बाद विमान रोटेशन स्पीड तक पहुंचा। यही वह स्पीड है जहां पायलट नाक ऊपर उठाते हैं और विमान हवा में चढ़ना शुरू करता है। फर्स्ट ऑफिसर ने साइड स्टिक पीछे खींचा, लेकिन नाक हिली भी नहीं। उसने दोबारा कोशिश की और ज्यादा जोर से, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। उधर विमान तेजी से रनवे चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। सामने रनवे का आखिरी 1 किलोमीटर बचा था। इस स्पीड पर टेक ऑफ रोकना सीधा एक बड़े हादसे की तरफ ले जाता। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी भी तरह विमान को उठाना। कॉकपिट में तनाव चरम पर था। कैप्टन ने जोर से चिल्लाया, और खींचो और खींचो। फर्स्ट ऑफिसर ने पूरी ताकत लगा दी। साइड स्टिक जितना पीछे जा सकता था उतना पीछे खींचा। आखिरकार नाक ऊपर उठने लगी। एक पल के लिए कॉकपिट में राहत की सांस आई, लेकिन यह राहत सिर्फ 2 सेकंड की थी, क्योंकि अगले ही पल पायलटों के सामने वह दृश्य था जिससे हर पायलट डरता है। सिर्फ नाक ऊपर उठी थी। विमान का पूरा शरीर अभी भी जमीन से चिपका हुआ था। साइड स्टिक पूरी ताकत से पीछे खींची थी। नाक हवा में थी, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स साफ दिखा रहे थे कि विमान की ऊंचाई लगभग 0 है। विमान ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जमीन छोड़ ही नहीं पा रहा था। जैसे जैसे विमान रनवे पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, फर्स्ट ऑफिसर पूरी ताकत से कोशिश कर रहे थे कि विमान किसी तरह हवा में उठ जाए। वह बार बार साइड स्टिक पीछे खींच रहे थे, लेकिन विमान जैसे जिद पर अड़ा हुआ था। वह ऊपर उठ ही नहीं रहा था। अब स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी और फिर धड़ाम, विमान की टेल रनवे से टकरा गई। करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर टेल का जमीन से रगड़ खाना मतलब चिंगारियां उड़ना, धातु के छिलने की जोरदार आवाजें आना और अंदर बैठे यात्रियों तक जलती हुई मेटल और इंसुलेशन की तेज कड़वी बदबू पहुंच जाना। कुछ ही पलों में केबिन लाल और डरावनी इमरजेंसी रोशनी से भर गया। टक्कर इतनी तेज थी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स अपनी जगह से उखड़कर फ्यूजलाज की दीवार से जा टकराया। विमान का पिछला हिस्सा साफ साफ भारी नुकसान झेल चुका था, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। विमान अभी भी दौड़ रहा था और रनवे लगभग खत्म हो चुका था। अगर विमान ने अभी भी उड़ान नहीं भरी तो वह सीधे बाहर की गहरी ढलान में जा गिरता। कोई मौका नहीं, कोई वापसी नहीं। ये देखते ही कैप्टन ने थ्रॉटल को एक झटके में मैक्स पावर तक धकेल दिया। ये आखिरी दांव था, एक अब या कभी नहीं वाला पल। 300 लोगों की जान सिर्फ कुछ सेकंड पर टिकी हुई थी। विमान लगभग करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रनवे के आखिरी छोर को पार कर गया। टेल कीचड़ पर घिसट रही थी और फिर आखिरकार मुख्य पहिए जमीन से ऊपर उठे। 1 सेकंड बाद टेल भी ऊपर आई और भारी भरकम विमान डगमगाता हुआ आसमान की ओर चढ़ने लगा। विमान ऊपर तो जा रहा था, लेकिन बहुत ही कमजोर
चढ़ाई के साथ, जैसे किसी भी पल ताकत खत्म होकर वापस जमीन पर गिर जाएगा। ऊपर चढ़ते ही हालात और बिगड़ गए। विमान की टेल लोकलाइजर एंटीना से टकरा गई, जिससे पीछे का हिस्सा और ज्यादा फट गया। उसके बाद विमान एक रनवे लाइट के ऊपर से गुजरते हुए उसे भी तोड़ गया। फर्स्ट ऑफिसर किसी तरह विमान को हवा में टिकाए हुए था, बस इस डर में कि विमान दोबारा नीचे गिरकर क्रैश न हो जाए। तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर एक तेज वार्निंग चमकी। टेल स्ट्राइक। उधर एटीसी ने भी रनवे पर टेल से उठती चिंगारियां देख ली थीं। उन्होंने तुरंत रेडियो पर पायलटों को बताया कि नीचे क्या हुआ था। अब सच सामने था, दुबई जाना नामुमकिन था। इस विमान को हर हाल में मेलबर्न वापस लौटना ही था, लेकिन अब नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। विमान में 130 टन से ज्यादा फ्यूल था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक जरूर कीजिए और अक्रॉस एयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आते हैं उस पल पर जहां सब कुछ बदलने वाला था। इतने भारी वजन के साथ लैंड करना बेहद खतरनाक था, क्योंकि विमान की लैंडिंग लिमिट इससे काफी कम थी। सुरक्षित उतरने का सिर्फ एक तरीका बचा था, हवा में ही फ्यूल फेंकना, यानी फ्यूल डंप करना। एटीसी ने तुरंत उन्हें 7000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने का आदेश दिया और समुद्र की तरफ भेज दिया, ताकि वे वहां सुरक्षित फ्यूल डंप कर सके। कॉकपिट में उस समय सबकी धड़कनें तेज थीं। हर कोई समझ चुका था, अगर कैप्टन ने आखिरी सेकंड में मैक्स पावर नहीं दिया होता तो यह विमान रनवे के आगे की अंधेरी ढलान में टकराकर एक भयानक आग का गोला बन चुका होता। अब पायलट सिर्फ डर या घबराहट के भरोसे कुछ नहीं कर सकते थे। हर सेकंड की कीमत। उन्हें बस दिमाग ठंडा रखना था और एक ही चीज सोचना था, इस भारी विमान को मेलबर्न तक सही सलामत कैसे पहुंचाया जाए। लैंडिंग से पहले सबसे बड़ा सवाल यह था कि कितना ईंधन बाहर निकालना पड़ेगा ताकि विमान का वजन सुरक्षित लिमिट में आ जाए। इसके लिए EFB की जरूरत थी, और जैसे ही फर्स्ट ऑफिसर ने EFB खोला, उनका हाथ और पैर सुन्न हो गया। स्क्रीन पर टेक ऑफ वाला ही पेज खुला था और उसमें जो वजन लिखा था वह असली वजन से पूरे 100 टन कम था। उसी पल उन्हें समझ आ गया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। एक छोटी सी ध्यान भटकने से लगभग 300 लोगों की जान खतरे में पड़ चुकी थी। उनके पास सोचने या पछताने का समय बिल्कुल नहीं था। तभी पीछे बैठे रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर ने घबरा कर कहा, एयरक्राफ्ट प्रेशराइज नहीं हो रहा है। विमान में प्रेशराइज का मतलब है कि ऊंचाई पर पतली हवा के बीच भी अंदर की हवा का दबाव बनाए रखना, ताकि लोग आराम से सांस ले सके। लेकिन टेल घिसने से फ्यूजलाज में दरारें पड़ गई थी, जिससे हवा लगातार बाहर निकल रही थी। इसलिए विमान के अंदर दबाव बन ही नहीं पा रहा था। मतलब अब ऊंचाई पर उड़ना बेहद खतरनाक था और उन्हें तुरंत मेलबर्न लौटना ही था। कैप्टन ने रेडियो उठाया और बोला, पैन 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 पैन। यह एक तरह का आपातकालीन अलर्ट होता है। इसका मतलब होता है कि विमान किसी परेशानी में है और उसे तुरंत मदद और प्राथमिकता चाहिए। लेकिन स्थिति अभी मेड़े जितनी गंभीर नहीं है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है हमारी हालत ठीक नहीं है, बाकी सभी प्लेन रुके रहें और हमें रास्ता दिया जाए। मेलबर्न एटीसी ने तुरंत फ्लाइट 407 को सबसे ऊपर प्राथमिकता दे दी, यानी बाकी सभी विमानों को रुकना पड़ा और रनवे पर ग्राउंड टीमें तैयार हो गईं, ताकि जैसे ही विमान उतरे उसके नुकसान की तुरंत जांच हो सके। इस समय हर सेकंड की कीमत थी। हर पायलट का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, विमान को सुरक्षित रूप से जमीन पर लाना। कोई गलती या देरी यहाँ गंभीर हादसे में बदल सकती थी। कुछ ही देर में पायलट्स एक ऐसी चीज देखने वाले थे जो पूरे कॉकपिट को झकझोर देती। लेकिन उससे पहले चारों पायलट एक ऐसे फैसले पर अटक गए थे जिस पर पूरी फ्लाइट की जान टिकी थी। लैंडिंग से पहले कितना ईंधन फेंका जाए। यह बिल्कुल आसान फैसला नहीं था, क्योंकि एक तरफ विमान की सुरक्षित लैंडिंग सीमा 243 टन थी और उससे ज्यादा वजन पर उतरने का मतलब था कि ब्रेक्स ओवरहीट होकर फेल हो सकते हैं, लैंडिंग गियर टूट सकता है और एयरक्राफ्ट की टेल जो पहले ही रनवे को छूकर फट चुकी थी, लैंडिंग पर और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उतना ही बड़ा डर खड़ा था कि अगर बहुत ज्यादा ईंधन फेंक दिया गया और अंतिम क्षणों में किसी वजह से लैंडिंग के वक्त गो अराउंड करना पड़ गया तो दोबारा उतरने के लिए ईंधन ही नहीं बचेगा। यानी सिर्फ एक मौका, एक ही कोशिश, और उस एक कोशिश में जरा सी भी गलती पूरे विमान के लिए विनाशकारी हादसा बन सकती थी। दोनों तरफ बराबर का खतरा था, ज्यादा वजन पर उतरने का रिस्क या कम ईंधन के कारण वापस चक्कर न लगा पाने का डर। इसलिए पायलट्स ने बीच का रास्ता चुना और 80 टन ईंधन फेंकने का फैसला किया, जिससे विमान का वजन करीब 280 टन रह जाता। हाँ, यह अब भी सीमा से 37 टन ज्यादा था, लेकिन इतना ईंधन बचता कि जरूरत पड़ने पर पायलट 2 से 3 बार लैंडिंग की कोशिश कर सकते थे। इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उन्होंने लैंडिंग का पूरा हिसाब 3 बार निकाला, 2 बार इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट पर और 1 बार असली परफॉर्मेंस बुक में, ताकि वजन, स्पीड और रनवे की जरूरत में
एक भी गड़बड़ी न रह जाए। लेकिन पायलट्स के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि टेक ऑफ से पहले इतनी बड़ी गलती किसी की नजर में आई क्यों नहीं। इस सारी गड़बड़ी की जड़ स्टेराइल कॉकपिट रूल का टूटना था। यह नियम साफ कहता है कि किसी भी महत्वपूर्ण समय पर कॉकपिट में सिर्फ काम की बातें हों, कोई शोर, कोई बातचीत, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो पायलट का ध्यान भटकाए। लेकिन उस दिन गेट पर उलटा माहौल था। लोग अंदर बाहर जा रहे थे, अनाउंसमेंट्स बज रही थीं, हल्की हल्की बातें चल रही थीं। यही छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस उस 100 टन की बड़ी गलती को सबकी नजर से छुपा गईं और आगे चलकर यही चूक पूरी उड़ान के लिए खतरा बन गई। ऊपर से रिलीफ पायलट्स की मदद भी ठीक से नहीं मिल पाई। नॉर्मली रिलीफ कैप्टन दूसरे टैबलेट पर टेक ऑफ के नंबर दोबारा चेक करता है, लेकिन कॉकपिट इतना भरा था कि वह अपना टैबलेट निकाल ही नहीं पाया, क्योंकि 2 ग्राउंड इंजीनियर्स अंदर खड़े थे। रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर भी ज्यादातर बाहर ही था और गैली में इंतजार कर रहा था। इतनी भीड़ में प्री फ्लाइट चेक ठीक से हो ही नहीं सका। दूसरी बड़ी समस्या यह थी कि EFB पर निकले गलत फिगर्स किसी को अजीब लगे ही नहीं, क्योंकि सभी पायलट पहले A330 जैसे हल्के एयरबस उड़ाते थे। उनके वेट और स्पीड के नंबर इस विमान से मिलते जुलते हैं, इसलिए गलत वेट डालने के बाद भी दिखने वाली स्पीड्स और फ्लैप सेटिंग्स सबको सामान्य लगी। यही एविएशन की सच्चाई है, जहां सब कुछ नंबरों पर चलता है और छोटी सी गलती पहली नजर में पकड़ में नहीं आती, लेकिन वही गलती धीरे धीरे एक बड़ा खतरा बन जाती है। यही हुआ यहाँ भी। और अब 7000 फीट पर समुद्र के ऊपर एयरक्राफ्ट की फटी हुई टेल और कैबिन प्रेशर न बन पाने की समस्या साफ बता रही थी कि गेट पर हुई एक छोटी सी चूक कैसे एक गंभीर संकट में बदल गई। पायलटों के पास अब सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। उनके सामने 257 लोगों की जिंदगी थी और उनकी एक ही जिम्मेदारी, किसी भी हालत में सबको सुरक्षित वापस जमीन पर उतारना। तभी कंट्रोल से मैसेज आया कि रनवे की पूरी जांच हो चुकी है और नतीजा बहुत खराब था। रनवे के एंड पर विमान की टेल के टूटे हुए हिस्से पड़े थे, मेटल के कई टुकड़े बिखरे थे, एक रनवे लाइट टूट चुकी थी और कुछ एंटीना भी उखड़ गए थे। इससे साफ था कि टेक ऑफ के समय जो टक्कर हुई थी वह काफी बड़ी थी और विमान को गंभीर नुकसान पहुंचा था। इसी दौरान कैप्टन ने पहली बार पैसेंजर्स से बात। शांत आवाज में उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के वक्त विमान की टेल रनवे से टकरा गई थी और अब वे फ्यूल डंप करके वापस एयरपोर्ट लौट रहे हैं। लेकिन कई यात्री पहले ही घबराए हुए थे, क्योंकि उड़ान भरते समय उन्हें नीचे से तेज घिसने की आवाज सुनाई दी थी और खिड़की से लाल चिंगारियां भी उठती दिखी थी। किसी भी आम इंसान के लिए यह दृश्य डराने के लिए काफी था। केबिन क्रू ने तुरंत केबिन को लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उधर पायलटों ने फ्यूल डंप शुरू किया। विंग्स के पीछे लगे नोजल्स से हर मिनट लगभग 2.5 टन फ्यूल बाहर निकल रहा था। कैप्टन विमान को मेलबर्न के पास ही घुमाते रहे ताकि अगर अचानक कुछ भी खराब हो जाए तो वे तुरंत वापस उतर सके। कॉकपिट की स्क्रीन पर बस एक वार्निंग दिख रही थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन असल नुकसान कितना बड़ा था यह अभी भी किसी को नहीं पता था। यही वजह थी कि कैप्टन ने केबिन क्रू से और जानकारी लेना जरूरी समझा। उन्होंने लीड फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में बुलाया और पूछा कि टेक ऑफ के समय उन्हें क्या दिखा, आवाज कैसी थी और टेल सेक्शन की हालत उन्हें कैसे लग रही थी। इस समय यही जानकारी उनके लिए सबसे ज्यादा अहम थी। कुछ देर के लिए लगा कि हालात अब धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहे हैं। रात 11 बजे फ्यूल डंप खत्म हुआ और विमान मेलबर्न की तरफ उतरने लगा। लेकिन जैसे ही विमान नीचे आया, अचानक पीछे से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। पायलट उस आवाज को समझ पाते उससे पहले ही कॉकपिट का फोन बज उठा। पीछे से फ्लाइट अटेंडेंट की घबराई हुई आवाज आई, सर पीछे धुआं दिख रहा है और उसकी स्मेल भी आ रही है। अब हालात सच में खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए थे। अब हर सेकंड दौड़ रहा था और पायलटों को बिना रुके तुरंत कार्रवाई करनी थी। पीछे से आग और धुएं की खबर आ चुकी थी और अगर सच में आग लगी थी तो उनके पास 20 मिनट भी नहीं थे। इससे पहले कि हालात खराब हों, फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत टॉवर को बताया, हम तुरंत वापस लौट रहे हैं। अब रनवे चुनने का मौका भी नहीं था। हवा भले ही रनवे 16 के लिए सही हो, लेकिन वहां पहुंचने में देर होती और इस वक्त देर का मतलब था जान का सीधा खतरा। इसलिए पायलटों ने बिना समय गंवाए सामने दिख रहे रनवे 34 पर उतरने का फैसला किया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं थी। विमान ओवरवेट था। टेक ऑफ के समय उसकी टेल फट चुकी थी और ऊपर से तेज टेलविंड थी, जिसका मतलब था कि लैंडिंग के वक्त स्पीड और भी ज्यादा होगी। फिर भी उनके पास उतरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फर्स्ट ऑफिसर ने लीड फ्लाइट अटेंडेंट को साफ बताया, लैंडिंग के बाद हमें तुरंत इवैक्यूएशन करना पड़ सकता है, तैयार रहना। ये सुनते ही पूरे केबिन में खामोशी फैल गई, क्योंकि सब जानते थे आग की स्थिति में हर सेकंड या तो जान बचाता है या जान ले सकता है। इसी बीच टॉवर ने एयरपोर्ट की सारी फायर और रेस्क्यू यूनिट्स को रनवे पर भेज दिया। विडंबना यह थी कि यही वही विमान था जो 1 घंटे पहले टेक ऑफ पर ही मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और अब लैंडिंग पर दूसरी बार वही
वही खतरा सामने खड़ा था। पायलटों ने गियर नीचे किया, फ्लैप्स सेट किए और रनवे 34 की ओर एक तनाव भरी अप्रोच शुरू हुई। कैप्टन जानते थे कि जमीन छूते ही उसे ओवरवेट विमान को पूरी ताकत से रोकना होगा। उसके दिमाग में बस एक डर घूम रहा था, अगर ब्रेकिंग में थोड़ा भी चूक हुई तो विमान दोबारा रनवे से बाहर जा सकता है। रात 11:30 बजे फ्लाइट 407 रनवे 34 की लाइट्स के ऊपर पहुंचा, उसी रनवे की जिसकी एक लाइट उन्होंने टेक ऑफ के समय तोड़ दी थी, और अगले ही पल विमान जोरदार झटके के साथ जमीन पर बैठ गया। कैप्टन ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए, इंजन को रिवर्स में धकेला। विमान रुकने के लिए लड़ रहा था, लेकिन पहले कुछ सेकंडों में स्पीड कम होने की जगह बढ़ती हुई दिखी। फर्स्ट ऑफिसर बार बार कह रहे थे, स्पीड ज्यादा है, स्पीड कम नहीं हो रही, और कॉकपिट में तनाव अब अपनी सबसे खतरनाक हद तक पहुंच चुका था। कुछ बेहद डरावने पलों के बाद आखिरकार विशाल विमान रनवे के बिल्कुल आखिरी सिरे पर आकर रुक गया। सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि रेस्क्यू टीमों ने तुरंत पुष्टि कर दी कि विमान में कहीं भी आग नहीं लगी थी। सभी 257 यात्री और 18 क्रू सदस्य सुरक्षित थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। उस रात जब पायलट और केबिन क्रू मेलबर्न के होटल पहुंचे तो एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। एमिरेट्स की ओर से सभी को तुरंत फोन किया गया और सख्त निर्देश दिए गए कि वे अपने परिवार या किसी भी करीबी से संपर्क न करें। यहाँ तक कहा गया कि उनके मोबाइल और होटल के रूम फोन पर भी नजर रखी जाएगी। कंपनी नहीं चाहती थी कि इस घटना की कोई भी जानकारी बाहर जाए। कुछ दिन बाद जब सभी दुबई लौटे तो एयरलाइन ने पायलटों को नौकरी से हटा दिया। फ्लाइट 407 के बाद उड़ान सुरक्षा में बड़े बदलाव किए गए। नए सिस्टम अब गलत टेक ऑफ डेटा पर तुरंत चेतावनी देते हैं, और कई एयरलाइनों में 2 पायलट अलग अलग गणना करते हैं ताकि गलती पकड़ी जा सके। इन्हीं सुधारों की वजह से आज ऐसा हादसा दोबारा होने की संभावना बहुत कम है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो आपको ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 870 की कहानी जरूर देखनी चाहिए, जब लंदन के ऊपर खतरा मंडराने लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए यहां पर क्लिक करें और मैं आपको 1 सेकंड बाद वहीं मिलूंगा।